फटाफट एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बातें कर लेते हैं। पहली चीज, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है। आयनेशन एंथैल्पी नीचे जाएंगे, बढ़ेगी, कम होगी सॉरी। हाइड्रेशन एंथैल्पी जितना आयन छोटा होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा होगी हाइड्रेशन। उसके बाद हाइड्रेशन एंथैल्पी बोल रहे हैं कि MgCl2 एंड CaCl2 एग्जिस्ट एज, देखो इनके साथ पानी आता ही है, जबकि NaCl के साथ कोई डॉट H2O नहीं है, KCl के साथ भी कोई डॉट H2O नहीं है। बात समझ में आई? और समझो थोड़ा ढंग से। आपके पास है Na प्लस, उसके आगे आया Mg प्लस। साइज ऑलमोस्ट बराबर है, पर Mg इधर कंपेयर करना है थोड़ा छोटा ही मिलेगा, +2 चार्ज आने पर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। साइज थोड़ी सी छोटी हो गई है, चार्ज पूरा डबल हो गया, तो चार्ज डेंसिटी बढ़ गई है, तो हाइड्रेशन बढ़ जाएगा। तो जहां इसके NaCl के साथ कोई पानी नहीं रहता, MgCl2 6-6, 8-8 पानी के मॉलिक्यूल को लेके बैठा रहता है। इसी तरह से कुछ एग्जांपल लिया, K प्लस और कैल्शियम +2, साइज ऑलमोस्ट बराबर है, पर चार्ज इस पर डबल है, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो इसके साथ इसका जो क्लोराइड है एज इट इज रहता है, जबकि इसके क्लोराइड के साथ कुछ पानी के मॉलिक्यूल हमेशा रहते हैं। तो यहाँ पे बात समझ में आ गई है आपको? इस पैराग्राफ को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अगला फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, सब कुछ वैसा ही है। फिर यहाँ पे कुछ एप्पल ग्रीन, क्रिम्सन, ब्रिक रेड ये मिला आपको, दिखा ये नहीं दिखा? देखो, हमने एल्कली मेटल से पढ़ा था कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अगर ये किसी कंपाउंड में है और इन सॉल्ट को, ये मेटल को गर्म करें, तो वो जिस फ्लेम में आप इन्हें गर्म कर रहे हैं उस फ्लेम का रंग बदल देते हैं, याद आया? उसी तरह से यहाँ पे बातें हो रही है बेरियम की। बेरियम के लिए कलर क्या बोला है मैंने? एप्पल ग्रीन बोला। फिर स्ट्रॉन्शियम के लिए क्या बोला है? क्रिम्सन रेड, एकदम लाल मिर्ची जैसा लाल है, ठीक है। कैल्शियम के लिए क्या बोला है? ब्रिक रेड, आपने ईंटें देखी है उसके जैसा रेड। लेकिन ध्यान से देखो, तो Mg के लिए कोई कलर नहीं बताया, बेरिलियम के लिए कोई कलर नहीं बताया, क्योंकि इनका फ्लेम टेस्ट होता ही नहीं है। कलर कहां से? बोले क्यों नहीं होता, बाकी सबका तो होता है। इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को इतना ज्यादा टाइटली पकड़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जा ही नहीं रहे। जब जा ही नहीं रहे तो ऊपर नीचे भी नहीं आ रहे वापस, यस और नो। तो जिनमें फ्लेम टेस्ट होता है उनके तो कलर पढ़ लिए, जिनमें नहीं होता उसका कारण पढ़ लिया क्यों नहीं होता। तो ये लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, बार बार याद रह जाएगा। ये पैराग्राफ हो गया, अगले पे आओ। केमिकल प्रॉपर्टीज, पहला रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर। ये पैराग्राफ थोड़ा टाइम लेगा, लगाते हैं। सबसे पहले तो ये कुछ काइनेटिक वाली बातें कर रहे हैं कि बेरिलियम और मैग्नीशियम काइनेटिकली इनर्ट है। थर्मोडायनेमिकली डायरेक्शन होनी चाहिए, डेल्टा जी नेगेटिव है, बट क्योंकि उनके ऊपर एक पतली सी ऑक्साइड परत आ जाती है, ऑक्साइड कोटिंग आ जाती है, तो ये काइनेटिकली इनर्ट है। ये हवा से और पानी से रिएक्शन नहीं करते, लेकिन करनी चाहिए।
इसीलिए जब भी मैग्नीशियम को यूज करने की बारी आती है कि लैब में मैग्नीशियम का कोई टुकड़ा पड़ा है, कुछ यूज में लेना है, तो पहले उसको सैंड पेपर से, हिंदी बोलते रेजमाल, उसे घिसते हैं ताकि वो ऑक्साइड कोटिंग हटे और मैग्नीशियम एक्सपोज हो। क्या रहा पढ़ते हैं एनसीईआरटी। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट टू ऑक्सीजन एंड वाटर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस। हाँ, अगर आप इसका पूरा पाउडर कर दें तो सरफेस जो ऑक्साइड फिल्म में नहीं बन पाएगी, बिल्कुल बुरादा कर दिया। और अब आप इसे गर्म करें तो बहुत बढ़िया रिएक्शन करते हैं ये, और बहुत धू के जल जाते हैं, बहुत रोशनी देते हैं। तो क्या कह रहे हैं, हाउएवर अगर उसका पाउडर कर दे तो इट बर्न्स ब्रिलियंटली इन इग्निशन इन एयर टू गिव बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम नाइट्राइड। तो ऑक्सीजन से तो रिएक्शन करी, नाइट्राइड से भी करी, बोले ठीक है। मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड बर्न्स विद dazzling brilliance to give you MgO and magnesium nitride। कि फिर रिएक्शन कर लेते हैं, अगर आप पाउडर बना दो तो रिएक्शन कर लेते हैं। MgO वाली तो बात अपन ने करी भी थी, वो इंसेंडियरी बॉम्ब्स बनाने में काम आता है, राइट। तो सुनो वापस कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जब ऑक्साइड कोटिंग होती है जो उसको उसकी रिएक्शन को रोक देती है। बट अगर आप पूरा चूरा चूरा कर दे तो ऑक्साइड कोटिंग अब गायब हो चुकी है, पूरा एक्सपोज हो चुका है। अब ये बहुत अच्छे से जलते हैं और खूब रोशनी देते हैं। अच्छा, जब रिएक्शन करते तो क्या क्या बनाते हैं, तो दोनों ने अपने अपने बनाए ऑक्साइड, परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड नहीं बनाए, और साथ में दोनों ने क्या बनाया, अपना अपना नाइट्राइड भी बनाया। और ये क्रम नीचे भी जारी रहेगा। तो ज्यादातर लोग जब एयर से रिएक्शन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करते हैं। कुछ लोग हैं जो नाइट्रोजन से भी करते हैं। कौन है वो कुछ लोग, तो नाइट्रोजन से भी, ऑक्सीजन से तो करते ही है, नाइट्रोजन से भी करते हैं। वो एक का लिथियम, एक ये बेरिलियम से लेके बेरियम तक, बेटे से लेके बाप तक, और ये काम का हमारे एल्यूमिनियम। बोरॉन भी करता है, पर तो नॉन मेटल है, इसलिए मेटल वाली बातें कर रहा हूँ। ये लोग नाइट्रोजन से भी रिएक्शन करते हैं, और जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सब अपना अपना नाइट्राइड बनाते हैं। जैसे ये बनाएगा AN, ये बनाएगा Ba3N2, ये बनाएगा Li3N, सब अपना अपना नाइट्राइड बना देते हैं। और सभी नाइट्राइड, ऑल नाइट्राइड अपॉन हाइड्रोलिसिस, ऑल नाइट्राइड में पानी डाल दें, रिलीज अमोनिया। रिएक्शन आपने कई बार पढ़ ली, याद आ रही है, सब दिलाते। अगर N3- से पानी डालोगे तो पहले बनेगा NH2-, फिर और पानी से रिएक्शन होकर बनेगा NH2-, फिर और पानी से रिएक्शन होकर बनेगा अमोनिया। यस और नो, यस, ठीक है। ऑल नाइट्रेट्स अपॉन हाइड्रोलिसिस रिलीज अमोनिया, बाहर नोट बना लीजिएगा। फिर ऑल नाइट्रेट्स आर व्हाइट सॉलिड्स, ऑल नाइट्रेट्स आर व्हाइट सॉलिड, आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड ही होगा, सिवाय एक के, एक्सेप्ट Li3 है। सॉलिड तो ये भी है, लेकिन ये अनार के दाने जैसा लाल लाल, एकदम पक्की भी अनार होती है ना, वैसे लाल लाल दाना दिखता है, कितना बोलते हैं रूबी रेड, रूबी रेड की वजह अनार जैसा याद रखना है इसको, ठीक है। समझ में आ रहा कि कुछ ही लोग हैं जो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन से भी रिएक्शन करते हैं। कौन है वो कुछ लोग, एक तो ये सारे, एक इधर से और एक इधर से ले लो, ये सब रिएक्शन में क्या बनाएंगे, सब अपना अपना नाइट्रेट बनाएंगे। वो नाइट्रेट में पानी डालने क्या होगा, अमोनिया गैस निकलेगी। वो नाइट्रेट कैसे दिखेगा, व्हाइट सॉलिड के सारे की नहीं, एक है जो लाल रंग का होता है, कौन सा, लिथियम वाला। यस और नो। तो हमने ये इसके बहाने ये पूरा पढ़ लिया। ये तो आपके एनसीईआरटी में ढंग से नहीं लिखा हुआ, आप इसको ढंग से लिखो।
चल, अब बाकी जो इस फैमिली में जो मेटल्स है उन पे तो ऑक्साइड कोटिंग भी नहीं है, तो उनकी झट से रिएक्शन हो जाती है, और उल्टा उनकी रिएक्टिविटी और उनकी रिएक्शन और फास्टर है और जल्दी होती है रिएक्शन। ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम आर रेडिली अटैक, कोई ऑक्साइड कोटिंग वाली प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑल्सो रिएक्ट विद वाटर विद इंक्रीजिंग विगर इवन इन कोल्ड टू फॉर्म, अगर पानी ठंडा भी है तो फटाफट रिएक्शन कर लेते। तो लोग गर्मी नहीं लग रही, वो इसी कैसे बंद किया? अच्छा, रिमोट तुम्हारे पास है तो ठीक है, तो तुम कर सकते हो, तो बंद कैसे हो गया? ये चलाना है इसी। ओके, अगला रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हैलोजेंस। अब all the alkaline earth metals combine with halogen at elevated temperature forming their halides। अगर आप कोई भी अल्कली मेटल ले लो, कोई भी हैलोजन ले लो, सबकी रिएक्शन होती है। लेकिन अगर आप फ्लोरीन लेंगे डायरेक्ट, बहुत रिस्की हो जाएगा मामला। तो लोग कहते हैं फ्लोरीन मत लो, ये कंपाउंड ले, ये आपको थोड़ा बहुत फ्लोरीन देगा जो हाथों हाथ वहीं के वहीं काम आ जाएगा, वरना आपने शुद्ध फ्लोरीन लिया तो बड़ा रिस्की हो जाएगा। तो वैसे ऐसे बन जाता है कि आप बेरिलियम और फ्लोरीन ले लो, BF2 बन जाएगा, बट ऐसे बनाना मत, ये तरीका ज्यादा उचित है। समझ में आया? इसी तरह से क्लोराइड बनाने के लिए एक दूसरा तरीका दिया है। मैंने काफी ढूंढा कि कार्बन क्यों ले रहे हैं, बट मुझे उनको ज्यादा इसका लॉजिक पकड़ में आया नहीं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो ध्यान तो रखें इस बात का। तो फ्लोरीन वाली बात समझ में आ गई कि डायरेक्ट फ्लोरीन नहीं लेना, बहुत डेंजरस है। ये कंपाउंड ले, इसे गर्म करो, ये फ्लोरीन दे देगा, उससे काम कर लेना। फिर है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ऑल द एक्सेप्ट बेरिलियम को छोड़ के सारे के सारे डायरेक्टली रिएक्शन करते हैं। आओ बात करते हैं। बेरिलियम को छोड़ के बाकी सारे हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन कर लेते हैं, कोई किसी और की मदद नहीं थी। जैसे कैल्शियम और हाइड्रोजन की बात करें तो डायरेक्टली रिएक्शन कर लेते और हाइड्रोलिस्ट बना लेते। याद आया ये ना? ठीक है, बोले लेकिन बेरिलियम में ऐसा नहीं होता। तो फिर बेरिलियम में अगर ऐसा कंपाउंड बनाना हो तो कैसे बनाए? उन्होंने रिएक्शन दी है, तभी समझ में आ जाएगा। उसकी रिएक्शन करा रहे बेरिलियम के क्लोराइड से। बेरिलियम के क्लोराइड में डाल दिया क्या? LH। LH से क्या मिलेगा? H माइनस। H माइनस से Cl माइनस को बाहर निकाला। सही क्या गलत किया? दो बार हो जाएगा, लिख लो। फिर आया रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स। तो ये सब आराम से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और एसिड H+ दे देता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। समझ में आता है? फिर है रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर के लिए हमारे पास पहले से ही ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि उस ब्रह्मास्त्र में एल्कलाइन अर्थ है कि नहीं, लेके बार बार बेरियम आया, सरकार स्ट्रोंशियम आया, का C आया, सरकार का नाम मांगे Mg आ गया, बस बेरिलियम नहीं है, बाकी चारों तो आ गए। अगर आप एक टेबल देखें, टेबल 9.10.2, तो बेरिलियम की भी रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिख जाएगा, तो इन सब में सबसे कम है। देखो टेबल 10.2 दिख रही है, तो सबसे नीचे आओ, फिर स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिखे, तो बेरिलियम सबसे इनमें बेकार है। ठीक है, तो अपन उसको याद रख ले, और बाकी सब तो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पकड़ ही रखा है, खाली उसको पूछता नहीं। फिर आया सोल्यूशन एंड लिक्विड अमोनिया, ये हमने पहले ही पढ़ ली है, लेकिन बस यहाँ पे एक चीज है, तो वहां पे मेटल +1 में जा रहा था, यहाँ पे मेटल
+2 में जा रहा है। वहां पे कलर आ रहा था डीप ब्लू, यहाँ पे इतना ज्यादा डीप ब्लू है कि ऑलमोस्ट ब्लैक हो चुका है। तो एनसीईआरटी ने लिखा है लाइक एल्कली मेटल्स द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव डीप ब्लू ब्लैक सॉल्यूशंस। ठीक है, चलो यूजेस। फिर इसके बीचों बीच आओ, मिल्क और मैग्नीशियम मिला आपको, ये किस तरह से यूज कर रहे हैं? एंटासिड। अगर एसिडिटी ज्यादा हो, आपने जैसे कुछ कोचिंग में आइसक्रीम खिलाया, मना कर रहा था ये लड़का। फिर तुम आइसक्रीम कब खिलाई? परसों खिलाई थी? परसों नहीं खिलाई? पर समोसे खिलाए थे? कब खिलाया था? बहुत पहले सर, वो पिछले साल अभी खिलाया समोसे है। एक वीक हो गया, एक वीक आज संडे। हाँ, तो कुछ लोग 4-4 समोसे खा लेते, फिर उनकी एसिडिटी हो जाती है। तो उसका इलाज क्या है? फिर कहो किसी ने उनको आइसक्रीम नहीं खिलाएंगे। चल, फिर उसके बाद इसके ऊपर देखो इंसेंडियरी बॉम्ब्स वाली चीज लिखी, मिली? मिल गया? चलो आगे बढ़ो। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ये सब तुमको ऑलरेडी पता है। बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, बाकी सारे बेसिक होते हैं। हाँ या ना? अभी बेरिलियम जो एम्फोटेरिक होता है उसकी रिएक्शंस को लिख रहे हैं, थोड़ा सा गलत भी लिखा है, थोड़ा अलग तरीके से भी लिखा है, सब सही करते हैं आओ। बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक, तो सामने अगर एसिड है तो बेस वाला काम करे, उन्हें ऐसे ही लिखा है, कोई मैंने से ले सकता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं BeCl2, बट इन्होंने ऐसे नहीं लिखा। इन्होंने पहली बात तो थोड़ा गलत लिखा है, तो इससे मिलता जुलता कुछ कंपाउंड दिख रहा है आपको? HCl वाली रिएक्शन में गलती पकड़ में आया भी इनकी? क्या गलती? अभी तो OH लिख दिया, वो गलत। अगर OH है ये तो, अगर OH लिख दिया, इनका वाला लिख दिया था, ये तो ऑलरेडी 2- में जा चुका है, क्योंकि बेरिलियम +2 ऑक्सीजन OH माइनस, यस, और फिर Cl2, फिर Cl2 भी तो माइनस में ही है, ये गलत है, ये गलत लिख दिया है, वो पानी है। तो हम लिख रहे हैं ऐसे BeCl2, वो लिख रहे हैं ऐसे, चलता है तो ये भी पानी है, तो पानी ने लिगेंड वाला काम कर दिया, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पानी हटा दे चलेगा, एक ही बात। तो उनकी जो गलती थी वो हमने सुधार दी, हम चाहे BeCl2 छोड़ दे चाहे ऐसे लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी तो वही लिगेंड वाला काम कर ही सकता है। दूसरा, अगर सामने बेस है, अगर सामने बेस है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको एज एन एसिड लिख दूंगा, और सामने NaOH के 2 मॉलिक्यूल आ गए, इसने तो H+ दे दिया और ऐसे बना दिया, इन्होंने ऐसा नहीं बना, कोई बात। अच्छा, अब एसिड की एक परिभाषा तो ये, जो H+ दे वो एसिड है, जो OH- ले, और यहां पर वो वाली परिभाषा से लिखता हूं, किसी को आपस लिख दिया, और बोल रहा अगर NaOH से रिएक्शन करा है तो OH- ले रहा है 2 बार, अगर ये 2 बार OH- ले ये बन जाए। चार्ज बैलेंस करने के लिए मैं Na2 यहां लिख सकता हूं, यस सर, चीज तो वही, लेकिन एक थोड़ा तरीका बदल गया। अच्छा, इसमें से
इसमें से अगर मैं 2 पानी के मॉलिक्यूल निकाल दूं, 2 पानी के मॉलिक्यूल ये बन जाए, चेक कर लो। अगर 2 पानी के मॉलिक्यूल निकाल दूं 2H2O यही बचे, और अगर ये पानी में है तो ये भी एक ही बात है, कोई फर्क नहीं, लिखने का अपना अपना तरीका है। बट ये इन्होंने कैसे लिख दिया, इनकी बात तो सुनो कि भाई इसका ऑक्टेट अधूरा है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, बेरिलियम के 2 ही बॉन्ड है, तो आप एक लुईस एसिड जैसा भी तो काम कर सकते हो। एसिड मतलब H+ देना तो OH- लेना भी तो एसिड है, और वहां OH- पका पकाया पड़ा, तुम्हारा ऑक्टेट अधूरा है, ले लो ना चुपचाप। ये तो इनकी बात भी सही लगती, तो ये ऐसे लिख लो, बोला ठीक है ऐसा लिख लो, हमें क्या पता। हाँ या ना, लेकिन ये लिखना गलत कतई नहीं है, यदि ये गलत है करते नहीं, एक ही बात। समझ में आ रहा है, लिख लो तसल्ली से, वरना अलग अलग किताब में अलग अलग चीज लिखी मिलेगी और तुम कंफ्यूज होकर वहां तो वो लिखा था, एक ही चीज है भाई, अलग अलग नजरिया अलग अलग राय हो सकती है एक ही चीज को लेकर। यस और नो? जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसको ये जरूर लिखे कि भाई एसिड के 2 नजरिए हो सकते हैं ना, आप लुईस एसिड भी तो हो सकते हो, ये तो ठीक है H+ दोगे, OH- लेकर भी तो आप एसिड वाला काम कर सकते हो, उन्होंने वैसे लिख दिया, जो उसका भी लॉजिक सही है कि भाई ऑक्टेट पूरा कर लो, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ऑक्टेट पूरा करने की इच्छा तो है तो कर दो पूरा। बाकी सारे जो मेटल ऑक्साइड्स हैं इस फैमिली के या हाइड्रोक्साइड्स हैं वो बेसिक है, बेरिलियम अलग है, एम्फोर्टा लेके देख लीजिए, बाकी सब बेसिक है, उनको कोई सवाल भी नहीं बनता। अगला है हैलाइड, डायग्राम दिख रहा है आपको बेरिलियम वाला, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है, फिर पूछ लेंगे, ध्यान दीजिए। एक है BeCl2, एक है BeCl2 होल ट्वाइस, और एक BeCl2 है n, यानी एक बड़ा नंबर। ये कैसा होता है? सिंपली लीनियर एस्ट्री। ये कैसा होता है? B Cl एक और Cl एक और एक लोन पे इधर डोनेट कर दो, एक लोन पे इधर डोनेट कर दो। ये sp2 है और एक क्लोरो ब्रिज है, क्लोरीन जो है तो ब्रिज वाला काम कर रहे हैं। ये कैसा है कि खूब सारे BeCl2 बना, खूब सारे BeCl2 बना, और सबके लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर दे दो, ये वाला लोन पेयर इधर दे दो, ऐसे चेंज चल रही है, पॉलीमर हजारों लाखों एक साथ। यहां तो बेरिलियम हो चुका है sp3, तो BeCl2 में 3 हाइब्रिडाइजेशन चलते हैं, sp भी मिलेगा, sp2 भी मिलेगा, sp3 मिलेगा। तो देख लेना क्या कौन सा BeCl2 पूछ रहे हैं। यस, सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम एंड BeCl2? एक ऑप्शन होगा मे बी sp2, मे बी sp3, राइट, समझ रहे हो?
फिर इसे सब नहीं पढ़ा, बोले sp2 sp आंसर है यही, तो मे भी क्यों बोला sp है, चलो आगे बढ़ो। सर मैं एक चालाक थी, ये एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ पढ़ लो, पढ़ो। ये फिर क्या बोल रही है एनसीईआरटी, कुछ अपन ने पढ़ा हुआ उसी को और समझा लो, बहुत अच्छी थी एनसीईआरटी बता हुआ है, एग्जाम में आई भी है, बच्चों की बददुआएं लगी है। अपन एक एक वीडियो पढ़ लिया है। अगर आपके पास MgCl2 है, नॉट 6H2, और आप इसे गर्म करते हैं, राइट, तो क्या बनेगा, अंततः तो MgO बनेगा वाया बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। पढ़ा है कि नहीं? yes, sir। क्योंकि जब आप इसे गर्म करेंगे तो पानी थोड़ा उड़ भी रहा है, सारा पानी थोड़ी बच रहा है, पानी उड़ तो रहा ही, लेकिन पानी यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके क्लोरीन को बाहर निकाल देता है, तो OH आ गया, HCl निकलेगा, OH रह जाएगा, HCl निकलेगा, यस सर, राइट। और Mg को तो पानी से प्रेम भी बहुत जाता है, राइट। सिमिलरली बेरिलियम के क्लोराइड में भी ऐसा ही हो, लेकिन अगर बेरियम का क्लोराइड आ जाए तो वहां पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बेरियम बहुत बड़ा कैटायन है, उसको पानी से इतना प्रेम नहीं है, यस। तो ऐसा नहीं है कि सभी हाइड्रेटेड हैलाइड को गर्म करने पे हाइड्रोलिसिस होगा, कुछ में होगा। फिर अगर पूछेंगे तो यही वाला पूछेंगे, ये तो बच्चा जिसने नहीं पढ़ा तुक्का तो वो भी मार देगा, कह रहे गर्म करने में क्या पानी उड़ा दो, तो यहाँ पता चलेगा ना किसने पढ़ाई करी है, क्योंकि एनसीईआरटी क्या कह रही है। The tendency to form halide hydrates gradually decrease। जैसे Mg के साथ 8 पानी, कैल्शियम के साथ 6 पानी, स्टोनियम के साथ 6 पानी, Ba के साथ 2 पानी। The dehydration of hydrated chlorides, bromides, iodides can be achieved on heating. However, the corresponding hydrates, halides of beryllium and Mg on heating suffer hydrolysis। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? बाकी इनके जो है बेरिलियम और इनके गर्म करो, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी उड़ जाता है, बट यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, सफल हाइड्रोलिसिस, डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा, उल्टा हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ये सब। अच्छा ये नहीं बताया फिर गर्म करने पे इनका क्या होता है, वो हमने पहले ही पढ़ लिया। तो इनको गर्म करेंगे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इन्हें गर्म करेंगे हाइड्रोलिसिस होगा, फाइनली ये बनेगा वायादिस। यस और नो? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छुपा दी, ये वाले ने पूछी भी है और बच्चे फंस गए, हमने पहले ही पढ़ ली। फिर पूछ लेंगे जिसने नहीं पढ़ा, कोई तरीका नहीं कि आप गेस कर दो, ठीक है, हो गया। फिर है सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। कार्बोनेट के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बट ये सारी बातें तुमको पता है, पहले तो तुम्हें इनकी सॉल्युबिलिटी पता है। कार्बोनेट्स अक्सर पानी में नहीं घुलते, ये भी नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ घुलता है, ये भी नहीं घुलते। तो उसके बाद ये बात कर रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी की, वो भी हमको पहचान सूत्र से देखनी आती है। पर यहाँ बड़ी अच्छी बात ये बोल रहे हैं इस पैराग्राफ के एंड में, बेरिलियम कार्बोनेट के बारे में। इधर देखिए, इक्विलिब्रियम पढ़ा है ना, उसका फायदा उठाते। बेरिलियम कार्बोनेट बड़े आराम से रूम टेम्परेचर पर ही पड़ा टूट के
ये रहता है सॉलिड सॉलिड गैस। आप चाहते ये ना टूटे, मान लीजिए इसका केपी की वैल्यू से केपी की वैल्यू 0.1 atm, आप चाहते ये ना टूटे, तो अगर वहां CO2 ऑलरेडी कहीं और से आई हुई है, उसका प्रेशर ऑलरेडी 0.1 या उससे ज्यादा है, तो ये काम रुक जाएगा, हाँ या ना? देखो वही लिखा है, बेरिलियम कार्बोनेट इज अनस्टेबल एंड कैन बी केप्ट ओनली इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। समझे? तो फजान के हिसाब से ये अनस्टेबल नहीं होगा। तो बेरियम तो क्या बहुत बड़ा है, बेरिलियम बहुत छोटा है। तो कार्बोनेट को इतना परेशान कर दिया बेरिलियम ने कि कार्बोनेट कहता मुझको रहना ही नहीं चाहिए, सब में तो जा रहे हैं, राइट? लेकिन फिर भी रोका जा सकता है। कैसे? कि जो तुम काम करने वाले हो, जो तुम CO2 देने वाले हो, ऑलरेडी आया हुआ है कहीं और से। बड़े क्लियर, ये इंपॉर्टेंट। इतना ही पूछ लेंगे कौन से कार्बोनेट को CO2 के वातावरण में ही रखना पड़ता है, वरना टूट जाता है। अब ये पढ़ा हुआ है तो याद हो रह जाएगा। सोचने का नहीं करो कौन सा वाला, लिथियम वाला कि बेरिलियम वाला। अब एनसीईआरटी ने लिख दिया बेरिलियम तो बेरिलियम, ठीक है, लॉजिक हम उसका दे देंगे, बट ये नहीं कि वाई ओनली बेरिलियम, वाई नॉट सम अदर, तो वो लॉजिक, ऐसे लॉजिक केमिस्ट्री में नहीं चलते। चल ठीक है, फिर आया सल्फेट। सल्फेट में बातें कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी की, हमको पहले ही पता है सल्फेट ज्यादातर घुलते हैं, सिवाय आज सारे बाराती भाग, तो बाराती इसी फैमिली में, सारे भी इसी फैमिली में, बोले ये नहीं घुलते। वो अब ऐसा थोड़ी पहले नहीं घुलते तो आज घुल जाएंगे, कारण समझ ले। थोड़ी देर पहले सिखाया था लैटिस एंथैल्पी, बेरियम बड़ा सल्फेट बड़ा, लैटिस ठीक ठाक हो जाएगा। हाइड्रेशन के बाद मिलना दोनों को कुछ नहीं है, बेरियम बहुत बड़ा, चार्ज डेंसिटी कम, सल्फेट और भी बड़ा, चार्ज डेंसिटी और भी कम, और हाइड्रेशन तो होना नहीं है, तो साथ में ही ले लो। तुम जब अलग हो गए तो तुमसे कोई आगे जुड़ता रहा नहीं है, तो फिर साथ में ही निभा लो। बेरिलियम सल्फेट कहता कि नहीं, सल्फेट बड़ा है, बेरिलियम छोटा है, लैटिस तो हमारा बेकार है, और अगर अलग हो जाएगा तो बोले सल्फेट का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, बेरिलियम का तो होगा, तो इस चक्कर में तो अलग हो जाते हैं। एमजी में भी यही फंडा है, यस और नो, ऐसा लिखा है। ठीक है, अगला है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट में सब पता ही है, बोलेंगे जो बेरिलियम का नाइट्रेट है उसके साथ डॉट H2 होता है, बेरियम वाले के साथ तो नहीं होता। तो सही बात है, बेरिलियम छोटा है, हाइड्रेशन ज्यादा होगा, बेरियम का नहीं होगा। फिर हीटिंग इफेक्ट वाली रिएक्शन लिखी हुई है, पढ़ ली कि नहीं पढ़ ली? नाइट्रेट को गर्म करेंगे, +1 वाले और +2 वाले पढ़ लिए थे, हाँ या ना? हो गया। फिर आगे आइए अनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, कि बेरिलियम किस तरह से अपने बाकी परिवार वालों से अलग है। तो पहली बात तो ये बहुत ज्यादा छोटा है और इसका पोजीशन पावर बहुत ज्यादा है, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। दूसरा, ये 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है, 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाने के लिए आपको थर्ड पीरियड में जाना पड़ेगा, डी ऑर्बिटल होने चाहिए। फिर अगली प्रॉपर्टी कि उसके ऑक्साइड और एंटीऑक्सीडेंट एम्फोटेरिक है, बाकी सब वाले बेसिक है, एमजी और बेरियम और ये सारे बेसिक है, यहाँ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। किस तरह से बेरिलियम और एल्यूमिनियम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इस तरह से मिलते जुलते हैं। पहला, इधर सबसे बेरिलियम पे ऑक्साइड कोटिंग होती है, एल्यूमिनियम पे भी ऑक्साइड कोटिंग होती है। फिर उसके बाद ये भी इस तरह से बेसिस में घुल जाता है और एल्यूमिनियम भी इस तरह से बेसिस में घुल जाता है। तो एल्यूमिनियम वाली बात देख रहे, चलो आप यहाँ पे थोड़ा रिलेटिवली तेज चल रहे हैं, क्योंकि इतना आप पढ़ते पढ़ते नहीं एब्जॉर्ब कर पाओगे जितना कि जब क्वेश्चंस करोगे और तब इसको पढ़ोगे। इसलिए मैं फटाफट अब इसको एक बार करके क्वेश्चंस करो। जैसे क्वेश्चंस करोगे चीजें एकदम जमने लग जाएगी, वरना आप इसको 4 बार पढ़ लो। और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बच्चे पढ़ते हैं क्वेश्चंस नहीं करते, और उस दिन जब पेपर में क्वेश्चन करने की बारी आती है तो उनको कुछ क्लिक ही नहीं होता, क्योंकि आपने उस तरह से प्रिपेयर ही नहीं किया।
आपको पढ़ने की आदत है, सोचने की आदत तो पड़ी ही नहीं। अपने दिमाग में बार बार सोच के रिकॉल करना, ऑप्शंस एलिमिनेट करना, वो आदत तो पड़ेगी कब, तो क्वेश्चंस करोगे। और वही करवाना है मेरे को, तो फटाफट थोड़ा सा रश कर रहा हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चंस कर लेना। अच्छा, अभी मैं जैसे पढ़ा के आपको एक तो दे रखा है इस ब्लॉक का असाइनमेंट। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपके पास होनी चाहिए कि नहीं है? कितने लोग लाए? 7 लोग लाए, ठीक है। तो वो भी आप करेंगे इसी चैप्टर की। कितने क्वेश्चन है देखो तो उसमें 68 क्वेश्चन है, 120 और 70, 190 क्वेश्चन। ये सब करने में आपको, और आपको अपना लंच भी करना ही होगा, तो 1.5 घंटे लग जाएंगे। 1.5 घंटे बैठ के यही काम। ब्रेक जो होगा, बड़ा ब्रेक होगा, मीनवाइल आप अपने क्वेश्चंस करें, एनसीईआरटी के पन्ने पलटे बार बार, अपना लंच कर ले, उसके बाद डिस्कशन करेंगे, तो फिर बी ब्लॉक पढ़ लेंगे, हो जाएगा। हमारा अच्छा चल रहा है। किसमें 68 कौन बोला था? इतना कॉन्फिडेंस से बोला मैं। जो भी है वो करते हैं आपको। वैसे तो मैं इतना बड़ा ब्रेक नहीं देता, पर मेरे बेटे का तो एक बार फोन आ गया, तो उसको भी संभाल लेता हूँ। तो घर जाऊंगा, उसको थोड़ी देर मजे कराऊंगा, फिर आगे तुम्हें मजे कराऊंगा। उसको जो चाहिए उसको दे देंगे, तुमको क्या पढ़ाई चाहिए ना, पढ़ाई करवा दें, और तुम्हें क्या मजे कराऊंगा। देखो, थोड़ी देर पहले बेरिलियम को जब मैंने एसिड वाला काम कराया था, तो मैंने कहा इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो एसिड वाला भी हमें चाहिए थोड़ी एक्सप्रेस दे, तो इस माइनस लेना भी तो एसिड होता है। तो मैंने NaOH की ऐसी रिएक्शन करा दी और ऐसा कुछ बना दिया था। यस, Na2। अब इसी लॉजिक से आकाश एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, इसमें भी 3 ही बॉन्ड ऑक्टेट, तो इसका भी अधूरा है। तो ये भी अगर एसिड वाला काम करे तो इसमें दे क्यों, कोई माइनस लेकर भी तो एसिड वाला काम कर सकते हो। तो ये ऐसा हो जाता है, और यही आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। जिस तरह से बेरिलियम बेसिस से रिएक्शन करता है बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड भी वैसी हरकत करता है। समझ में आई बात? ये तो थोड़ा अटका दो कहीं पे। वो नहीं आएगा, पोरस का पोरस, ठीक है। अगला पॉइंट, ये क्लोरो ब्रिज। अभी आपको बताया था बेरिलियम के क्लोराइड कैसे क्लोरीन का ब्रिज यूज करके चेन बनाते है ना, तो एल्यूमिनियम भी ऐसा करता है। KlCl3v ऐसे डाइमराइज हो जाता है इधर और इधर। इनको याद नहीं है, 8,2Cl6 का स्ट्रक्चर बना ले। इस तरह से बेरिलियम क्लोराइड डाइमराइज होता है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड भी डाइमराइज होता है। 8,2Cl6 का ऐसा ढांचा होता है। और यहाँ पे एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो चुका है, sp2 लगता है, बट एक्चुअली sp3 है। अगर अलग अलग हो, मोनोमर है तो sp2 है, डाइमर होते sp3 हो जाता है। और दोनों ही कंपाउंड कौन से, BeCl2 एक लुईस एसिड है, KlCl3 भी लुईस एसिड है। ये सब फ्रीडेल क्राफ्ट की रिएक्शन में काम आ सकते हैं। सिमिलरिटी फ्रीडेल क्राफ्ट हम पढ़ रहे थे, थोड़ी पढ़ी है अपन ने। चलिए, फिर आया 4th पॉइंट कि दोनों के कॉम्प्लेक्स बनाने की बहुत इच्छा है, वो याद ही रखना। अब 2-3 पेज बचे, 5 मिनट निपटाते। पहला इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड।
कैसे बनाया? तो रिएक्शन आपके सामने, ये तो चूने की भट्टे वाली रिएक्शन है। अच्छा, इसके बाद लिखा रिएक्शन की जस्ट नीचे, द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज सून इट इज प्रोड्यूस्ड टू एनेबल द रिएक्शन टू प्रोसीड टू कंप्लीशन। रिएक्शन फॉरवर्ड ले जानी है तो CO2 को इकट्ठी करनी है कि CO2 को हटाना है? हटाना है। वही बात हमने पहले भी पढ़ी, ये भी यही कह रहे, कोई झगड़ा नहीं। इसके नीचे वाली 4 लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड इज अ व्हाइट एमॉर्फस सॉलिड, ये नहीं, अगली वाली, इट हैज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 2870। ये मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत हाई टेम्परेचर है। 2800 केल्विन बहुत ज्यादा होता है, 2800 केल्विन बहुत ज्यादा होता है। तो 2800 केल्विन में जो चीज पिघल रही है, तो अगर 1500-1600 केल्विन तक उसे आप गर्म करो तो उसका बाल भी बाका नहीं होता। 2800 केल्विन पे जाके पिघलेगा। और आयनिक कंपाउंड है तो ऐसे नहीं है कि जैसे जैसे गर्म करेंगे वैसे थोड़ा सॉफ्ट और गर्म के थोड़ा और सॉफ्ट, ऐसा नहीं है। जैसे मक्खन है, घी है, आप गर्म करते हैं वो धीरे धीरे सॉफ्ट होता है फिर पिघलता है। आयनिक कंपाउंड ऐसे नहीं है, गर्म करते रहो करते रहो करते रहो, गर्म होते जाएंगे, सॉफ्ट नहीं होता, फिर एकदम से पिघलते हैं। तो अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट 2800 केल्विन है तो 1800 केल्विन तक तो उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। और वो चीजें जो बहुत हाई टेम्परेचर पर भी प्रभावित ना हो, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो भी शेप है वो बिल्कुल मेंटेन रहे, ऐसी चीजों को बोलते हैं रिफ्रैक्टरी मटेरियल। रिफ्रैक्टरी मतलब वो चीज, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स क्या होती है? वो ब्रिक्स जो हाई टेम्परेचर में भी कुछ नहीं, उनकी जो मजबूती है वो कायम रहती है। रिफ्रैक्टरी मटेरियल मतलब वो मटेरियल जो उच्च तापमान पे भी वैसे ही बना रहे जैसे कि नीचे वाले टेम्परेचर पे था। और क्योंकि 2800 केल्विन इनका मेल्टिंग पॉइंट है, ये एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही सस्ता रिफ्रैक्टरी मटेरियल है। मेटलर्जी पढ़ी ना आपने, तो जो फर्नेस होते थे, भट्टी होती थी, वो इसी से बनाते थे। वरना आप नॉर्मल ईंटों से बनाओ तो और लगातार गर्म करोगे तो भरभरा गिर जाएगी। इससे बनाते थे। ठीक है, ये शब्द आपने आज सुना, आगे भी बार बार आएगा। हमने एनसीईआरटी पूरी छान के, तो कुछ 10, 12, 15 किताबें और छान के रिफ्रैक्टरी मटेरियल कौन कौन से आपके कोर्स में आ सकते हैं उनकी भी लिस्ट बना रखी है। इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, तो शुरू करिए बात। ठीक है, यहाँ पे लिख दो रिफ्रैक्टरी मटेरियल, हाई टेम्परेचर पे भी कुछ नहीं होता है इसका, और ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है हमको, यूज करो। फिर बेसिक है तो CO2 और मॉइस्चर और ये तो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉइस्चर के प्रति भी इसका प्रेम है। तो रिएक्शन दे दी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मॉइस्चर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। फिर बोला एडिशन ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ब्रेक्स द लंप ऑफ लाइम। लाइम कौन है? दिस इज लाइम। सोडा लाइम पढ़ा था ना, सोडा लाइम, डिकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड इज लाइम। अगर इसमें थोड़ा सा लिमिटेड पानी, इसमें छींटे मारे, छांटे मारे तो टूट जाता है वो, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम। हिंदी में इसको बोलते हैं बुझाना। तो थोड़ी सी आग लग जाए, पानी से बुझाते हो, बुझाना। तो स्लेकिंग ऑफ लाइम इज आप चूने को बुझा रहे हो, लिख लो, काम आएगा। स्लेकिंग मतलब बुझाना। और जब इसे बुझाओगे फिर तो थोड़ा सा पानी डालोगे तो ये बनेगा। और इससे लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में तो बोलते थे स्लेक्ड लाइम, हिंदी बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ये चूना पानी डाला, बुझा दिया, इसे क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम या बुझा हुआ चूना, क्योंकि उसको बुझाया आपने। आया ना, कितनों ढंग से ये बोलते हैं ना, बुझा हुआ चूना। ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ना, पानी जो बुझाने वाला, ये सुपर एक्सोथर्मिक है, लिख लो।
सुपर एक्सोथर्मिक। जब चूने में पानी जाता है बहुत हीट निकलती, किसी को परेशान करना हो तो हाथ में थोड़ा पानी में चूने के बजाय, चूने को लोग तो खाते हैं ना, तंबाकू खाते हैं ना, कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग वो चूना मिला के देखा आपने? कैसा दिखाए क्या? देखा क्या? तो चूना मिलाते, वो चूना ही पहले तो घर की दीवारें सीमेंट की नहीं चूने की होती थी, तो लोग वहीं से नाखून से घिस घिस के निकाल लेते थे और तंबाकू में डाल देते थे। सही में एक नाखून इसीलिए बड़ा रखते थे और बैठे बैठे खुरसते रहते थे। तुम तो मजाक समझ रहे हो? पूछ लेना अपने माँ बाप से कि पहले ऐसा होता था कि नहीं होता। सीमेंट कब आने लगा है? सीमेंट के घर तो बहुत मुश्किल है पिछले 50 सालों में बने। अगर तुम्हारा कोई गांव में पुराना घर है या तुम वो खानदानी रईस हो, तुम्हारी जो पुरानी कोठियां हैं, तो वहां तुम देख लेना वो जो दीवारें थी वो सब चूने की दीवारें। सर्दी में छू के देखो बहुत ठंडी होती है, गर्मी में और पहले चूने की दीवारें इसलिए होती थी कोई सीमेंट होता नहीं था और चूना बहुत ठंडा रहता है। आज भी जो लोग थोड़े पैसे वाले होते हैं जो अपना नया घर बनवाते हैं तो सीमेंट की मजबूती ज्यादा है, चूने की मजबूती कम है, तो सीमेंट से घर बना लेंगे लेकिन उसके ऊपर 1 इंच की चूने की परत चढ़वा देते हैं। जोधपुर में तो गर्मी पड़ेगी ना, कितना एसी लगाओगे? सारे एसी चले जाते धूप के सामने। तो चूने की एक इंच की चूने की परत चढ़वा देते हैं। तो जब चूना मान लीजिए किसी के हाथ में पानी डाल दिया और वो चूना जो आता है ना पाउच आता है 50 पैसे 1 रुपए के वो पाउच आती है, वो डाल दो, उसका हाथ जल जाएगा, पूरे हाथ में पापड़ जैसे फफोले हो जाएंगे, इतनी हीट निकलती। किसी के जवान पे रख दो, सोचो यहाँ पे सलाइवा क्या बेसिकली पानी। अरे अगर लिटरली यातना देनी हो, क्योंकि देखे भी होंगे पहले जमाने में, तो उसकी जबान पे ये रख दो, आपकी जो जबान है वो फूल जाएगी, उसमें इतने फफोले हो जाएंगे आप मतलब बोल नहीं पाओगे, ऐसी हालत है। और कई लोग जब ज्यादा पान खाते हैं कई बार उनके साथ ऐसा हो जाता है कि पान में तो चूना लगाते हैं, कई बार उसको ढंग से बुझाया नहीं, चूने को जो बर्तन है तो वो चूना डाल दिया, पानी डाल दिया, तो वो जो भी होना है एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो चुका है, बट अगर उसको ढंग से हिलाया नहीं है तो वहां पे डले रह जाते हैं, चूने के डले रह गए, वो डला आपके पान में आ गया, वो आपने खाया, अब वो आपने जब चबाया वो डला अब टूटा, अब वो पानी से सलाइवा से रिएक्शन करेगा और आपकी जीभ पे छाले पड़ जाएंगे। लिटरली ऐसा होता है। नहीं मानते? कल कोई पान खाता है? कोई तो खाता होगा, कोई नहीं खाता पान। दुकानें किसके लिए खुली हुई थी? तो बाहर से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं पान खाने में लोग। तो अगर कोई पान खाता तो उनसे पूछना कि ज्यादा पान खाने से कभी कभी जबान जल जाती है क्या? क्या चूने से जबान जल जाती है? यस और नो? वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इतना सा एक गेहूं के दाने बराबर में अगर जबान पे रख दें तो उससे 4 गुना बड़ा हुआ फोला फफाला मतलब क्या समझते हो? फफोला हो जाएगा, राइट? वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको लोग यूज कर लेते हैं गरम सेक करने में। चोट लगी बोलते गरम सेक करो, तो आजकल तो बोतलें आ गई जिनमें गर्म पानी डालो और वो बॉटल जहां भी दर्द हो रहा है वहां लगा लो। अगर वो और ढंग से करना है वो थोड़ी देर बाद गर्म पानी ठंडा हो जाएगा, उसमें गर्म पानी लिया और जहां से चूने का पाउच लेके आए 1 रुपए का मिल जाता है, डाल दो, बंद कर दो, और वो इतना गर्म हो जाएगा 2 घंटे 3 घंटे तक वो गर्म ही रहेगा, राइट? और ऐसा भी नहीं फट जाएगा, नहीं ऐसा फटता नहीं, राइट? तो वो हीट पैक जो है वो ऐसे ही बनाया जाता है, पानी में डाल दो, बंद कर दो, भी गर्म रहेगा। ओके, याद रहेगा? दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। फिर ये 2 रिएक्शंस, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिका। सिलिका के नीचे लिखो मिट्टी। सिलिका क्या है? मिट्टी। और कैल्शियम सिलिकेट के नीचे लिख लो स्लैग। राइट? मेटलर्जी में रिएक्शन ही है कि भाई धरती में से कोई भी चीज निकालो तो थोड़ी बहुत मिट्टी तो आती ही रहती है, तो किसी तरह से मिट्टी को हटाएं
तो वो जो चूने जो भट्टी होती है उसकी दीवारें चूने की होती है, तो कोई बहुत सारा तो वो गरम गरम चूना और मिट्टी रिएक्शन कर लेंगे और ये सिलिका इस तरह से अलग हो जाएगा, ऊपर मलाई जैसे तैरता रहेगा। क्या ला रहा है? ये लिख ले मिट्टी और वो लिख दे स्लैग। यस, तो कैल्शियम फॉस्फेट है, ये भी एक अलग तरह का स्लैग होता है, देखो थॉमस स्लैग, थॉमस स्लैग, थॉमस नाम के स्लैग। ये दो जगह काम आएगा, एक तो फर्टिलाइजर जब पढ़ेंगे तब पढ़ाऊंगा, एक स्टील की जब पढ़ाई करूंगा, दोनों ही आपके एनसीईआरटी से बाहर है, वहां पर ये स्लैग वापस आएगा। बस इतना लिख लो, फर्टिलाइजर एंड स्टील इंडस्ट्री, ये स्लैग वहां काम आता है, थॉमस स्लैग। उसके बाद आ जाइए आगे, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं स्लेट लाइन, बुझा हुआ चूना। अभी अपन ने पढ़ा बुझा हुआ चूना कैसे बनाते हैं। फिर आगे रिएक्शन देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डाला CO2, ये रिएक्शन आपने न जाने कब से पढ़ रखी है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, और CO2 पास करते रहो तो वो मिल्कीनेस गायब हो जाती है। अब एक बात समझ भी लेते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। तो पहले मिल्की हुआ, फिर और CO2 आया, थोड़ा और मिल्की हुआ, तो जैसे CO2 आया वो और मिल्की से ज्यादा होना चाहिए, पर धीरे धीरे कलर गायब हो जाता है। समझ जाते हो? ये वापस पढ़ाएंगे, बट एक बार आज ही समझा देता हूँ। आपके पास एक सोल्यूशन है एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिर्फ बेस, ऐसे कभी पिक्चर में ही नहीं। अब आपने जो CO2 पास करनी स्टार्ट करी, एसिड आना शुरू हुआ, ये एसिड आएगा और क्या बन जाएगा, H2CO3। तो वैसे ये बेकार एसिड है, बट सामने बढ़िया बेस है और वो भी बहुत ज्यादा बेस है, बढ़िया भी है और बहुत ज्यादा। आप तो थोड़े से भी आए, वो तो बैठा है बहुत सारा, तो आपको दोनों एक्सप्रेस देने पड़ जाएंगे, आप लुट जाओगे और आपको क्या बन जाएगा, कार्बोनेट। और कैल्शियम का कार्बोनेट तो पानी में घुलता नहीं है, तो उसका व्हाइट टर्बिडिटी, गंधलापन और फिर पीपीटी आना शुरू हो जाता है। और CO2 आएगा, उनका भी यही असर होगा, गंधलापन और बढ़ेगा, टर्बिडिटी पीपीटी और ज्यादा हो जाएगा। और CO2 आएगा, ये रिएक्शन चलती रहेगी और थोड़ी देर बाद ये तो खत्म हो जाएगा, कभी ना कभी तो खत्म होगा ही। लेकिन CO2 अभी भी आ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में जब ये खत्म हो चुका है और CO2 अभी भी आ रहा है, तो अब जो CO2 आएगा बोलेगा मैं भी एसिड हूं, मेरे को भी रिएक्शन करनी है, कहा है बेस, इस पर खत्म होगा। तो अब यहाँ पर ये जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट भी तो बेस है, बोलेगा मैं बेस वाला काम कर लेता हूँ। ये जो एक्सेस H2CO3 अब जो प्रकट हुआ है, सब हो जाने के बाद जो आया है, बोलेगा मैं दूंगा ना एक्सप्रेस, बोलेगा मैं ले लूंगा, वो तो खत्म हो गया, मैं बेस वाला काम कर लूंगा। ये एक्सप्रेस देगा और ये एक्सप्रेस लेगा, कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाएगा बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट बनते वापस घुलने लग जाएगा। ये सब दो, फिर और CO2 आएगी, ये और रिएक्शन करेगा, थोड़ी देर में ये खत्म हो जाएगा, सोल्यूशन एकदम क्लियर हो जाएगा। और पानी में कौन तैर रहा है, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, जो कि पानी में तैरता भी, ये तो टेम्पररी हार्डनेस वाला है, तो दिखता थोड़ी, वो तो साफ पानी हो जाएगा। ये सब दो, तो पहले CO2 आया, इस एसिड की बेस से रिएक्शन हुई, सॉल्ट बना, इस एसिड की बेस से रिएक्शन हुई, सॉल्ट बना, जैसे सॉल्ट बनता जाएगा वैसे वो कलर बढ़ता जाएगा, पीपीटी आता जाएगा, फिर कभी खत्म हो जाएगा। CO2 फिर भी आ रहा है, अब यहाँ पे हाजिर बेस कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो खत्म हो गया, अब ये बेस वाला काम करेगा, ये एक्सप्रेस लेगा, इसको कन्वर्ट हो जाएगा। ये सर और ये भी एक ही देगा, पहले दो देने की मजबूरी थी, आप कम थे, अगले वाला ज्यादा था, ज्यादा अच्छा बेस भी था, अब उतना अच्छा बेस भी नहीं है, इसलिए आप दोनों एक्सप्रेस दे दो, एक ही दोगे, ये बन जाएगा। ये सर समझ में आई बात? पक्का? कुछ जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं लिख लो।
अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन डाल दिया, रिएक्शन देखिए, ब्लीचिंग पाउडर बना दिया। ध्यान से देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, क्लोरीन का डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है बेसिक मीडियम, हाँ या ना? ब्लीचिंग पाउडर ऐसे ही बनता है, क्लोरीन गैस को पास कर दो चूने के पानी में, ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्लोरीन गैस 0 से -1, क्लोरीन गैस 0 से +1। यस, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बार बार आए। उसके बाद आगे बढ़िए, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनाते? 2 रिएक्शन, चूने के पानी में CO2 पास करो, पढ़ दिया। कैल्शियम क्लोराइड में सोडियम कार्बोनेट मिलाओ, सॉल्युबिलिटी गाइडलाइन से समझ में आ जाती है बात। कैल्शियम क्लोराइड भी घुलता है, सोडियम कार्बोनेट भी घुलता है, लेकिन बाद में जो बनेगा वो नहीं घुलता। ये परमानेंट हार्डनेस हटाने का पहला तरीका है, वॉशिंग सोडा मिला दीजिए। ऐसा नो, परमानेंट हार्डनेस हटाने का पहला तरीका यही था, वॉशिंग सोडा। फिर आइए, इसे गर्म करके पता है। फिर 2 रिएक्शन, एक में HCl मिलाया, एक में एस्ट्रोसफर मिलाया। HCl और एस्ट्रोसफर बड़े अच्छे एसिड है, उन्होंने बेकार एसिड को बाहर निकाल दिया। स्ट्रॉन्ग एसिड आया, बेकार एसिड आउट, आया ना? और वो बेकार एसिड का H2CO3 है, पर H2CO3 लिखो, ये H2 और CO2 लिखो, कोई फर्क नहीं। इनफैक्ट H2 और CO2 लिखना बेहतर है। H2CO3 इतना अनस्टेबल है कि H2 और CO2 लिखना बेटर होता है। यस और नो? समझ में आ रही रिएक्शन की नहीं आ रही? ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, आराम से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फिर आया कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो तुमने पढ़ रखा है भाई, तो नहीं पढ़ रखा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, रेड बर्न प्लास्टर, जिप्सम, ठीक है। और जब एक्टिविटी टूटी होगी, एक्सपीरियंस भी किया होगा किस तरह से प्लास्टर चढ़ता है। और पानी प्लास्टर चढ़ाने से पहले उसे गीला करते हैं, क्योंकि पानी उसके हाइड्रेशन से ही मतलब पाउडर होता है, पानी में पानी डाल के ही जोड़ा जाता है। तो जब तक उसको जोड़ते हैं तब तक अंदर रिएक्शन हो जाती है और वो हार्ड हो जाता है। तो उसमें पानी की रिएक्शन, पानी की बहुत जरूरत होती है। अगर आप पानी नहीं डालोगे तो हार्ड ही नहीं होगा। ध्यान रखना कि उसको हार्ड करने के लिए पानी चाहिए होता है। ये जब भी आपने तो मूर्ति बनाई हो प्लास्टर ऑफ पेरिस से, तो पता होगा हाँ पानी जरूरत पड़ता है, ठीक है। आगे सीमेंट की बातें कर रहे हैं जो अभी हम नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारे एस ब्लॉक की थ्योरी। एस ब्लॉक नहीं हुआ, एस ब्लॉक की थ्योरी एक बार में हुई है। जैसे आप फंडामेंटल के क्वेश्चन करेंगे, ये नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा, तो करना ही है। ओके, तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी नहीं, असाइनमेंट करेंगे, कोई डाउट हो एनसीईआरटी तो पन्ने पलटो, एग्जाम्पलर करेंगे, और जस्ट इन केस टाइम बच जाए आपके पास, अगर आप नहीं करता तो कोई बात, जो पहले थोड़ा पढ़ चुके जिन्होंने कर लगे क्वेश्चन, उनका टाइम बच जाएगा, तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कर लेना। इस किताब में भी तो 20-25 सवाल दिए होंगे, वो भी करना ही है, वो कर लीजिएगा, ठीक है। हम वापस मिलेंगे एक, आप तब तक अपना लंच कर लेना, ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना, घंटा और इनका डिस्कशन में टाइम चला जाएगा। तो 2 बजे से लेकर 6 बजे तक फी ब्लॉक फटाफट कर देंगे, ठीक है। तो ये किसी के मोटरसाइकिल की चाबी है, नहीं लिखा हुआ हीरो होंडा है, एक्टिवा नहीं हो सकती। जैसे वो जो डुप्लीकेट चाबी बनाते हैं वो किसी की चाबी बना सकते हैं, हीरो होंडा लिखा हुआ है, खोल देंगे एक्टिवा उससे, तो क्या उसको मोल्ड करते, तुम्हारी गाड़ी चाबी है।